नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना ने एक बार फिर देश में मिलने वाले नए मामलों में सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरे देश में 4,12,000 से ज्यादा नए और तकरीबन 4,000 लोगों की जान कोरोना वायरस के चलते जा चुकी है। जाहिर है कि कोरोना के चलते हालात हर रोज बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी मंडराने लगा है। ऐसे में क्या कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? और अगर कोरोना के मामले ही इतने ही तेजी से बढ़ते रहे तो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं घुटनों पर आ जाएंगी। उधर दूसरी तरफ कोरोना को लेकर कोर्ट ने भी गंभीर रूप अपना लिया है। माना यह जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर भी असर दिखा सकती है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और केंद्र सरकार से इसकी तैयारी के बारे में पूरी जानकारी भी मांगी है। तमाम प्रश्न खड़े किए हैं। कोर्ट ने डॉक्टर्स और नर्स की कमी पर भी सरकार को ध्यान देने के लिए कहा है। साथ ही केंद्र सरकार से कहा गया है कि आने वाले खतरे को देखकर एक नीति बनाई जाए। इन सब के बीच केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की क्या तैयारी है और यह तैयारी कितनी कामयाब होने वाली है, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश अगले 1 घंटे में हम करने वाले हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े होंगे। यहां पर हमारे साथ पार्टी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की तरफ से वैभव अग्रवाल होंगे, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, डॉक्टर प्रतीक मिश्रा हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे और डॉक्टर ब्रजेश कुमार हेल्थ एक्सपर्ट तंजानिया से प्राइम न्यूज पर लाइव जुड़ने वाले हैं। तो आप सब जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक हम आपको देश भर में कोरोना के कहर के जो आंकड़े हैं एक बार हम आपको उनसे रूबरू करा देते हैं। आपको बताएं कि 1,72,00,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं और अभी भी 35,62,000 एक्टिव केस लगातार पूरे देश में बने हुए हैं। कुल मौतों की बात की जाए तो 2,30,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। और यूपी का हाल 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 31,111 मामले सामने आए और 24 घंटे के अंदर ही 353 लोगों की उत्तर प्रदेश के अंदर मौत हुई है। अब तक कोरोना से 14,151 लोगों की कुल मौत प्रदेश के अंदर हुई है। 40,852 लोग 24 घंटे के अंदर कोरोना से रिकवर हुए हैं, यानी डिस्चार्ज हुए हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं पर अगर बात करें तो लगभग 11 लाख से ज्यादा लोग यहां पर रिकवर हो चुके हैं और कोरोना के अभी भी 2 लाख से अधिक मामले लगातार बने हुए हैं। कहां कितने मरीज हैं? लखनऊ में 3,004, कानपुर में 1,206। ये 24 घंटों के अंदर का आने वाला आंकड़ा है, जहां पर वाराणसी में 966 नए मामले सामने आए। और अगर बात की जाए प्रयागराज की तो 437 नए मामले यहां पर सामने आए हैं, जिससे कि चिंताजनक हालात बने हुए। मेरठ में छोटा शहर है लेकिन 1,732 नए मामले सामने आए। गौतम बुद्ध नगर में भी 1,703 नए मामले सामने आए। गोरखपुर की बात की जाए तो 1,055 नए मामले सामने आए। तो निश्चित रूप से पूरे के पूरे प्रदेश में चिंता की लहर है। गाजियाबाद में 1,373 नए मामले सामने आए और लखनऊ में सबसे ज्यादा 3,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। तो निश्चित रूप से ये पूरे प्रदेश के लिए चिंताजनक हालात हैं। तमाम शहरों के आंकड़े हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि वाराणसी में जिस तरह से 966 मामले सामने आए, बार बार डॉक्टर्स ने अपनी चिंता जताई थी और ये कहा था कि इन तमाम शहरों पर लॉकडाउन लगाए जाने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है। तो यहां पर जिस तरह से शहर दर शहर जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और उसके चलते ही यहां पर चिंता की बात और ज्यादा बढ़ जाती है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे। तैयारियों की बात आज हम जरूर पूछेंगे सरकार से भी, क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर की वहां पर जिस तरह से वाराणसी में 966 मामले सामने आए, इसके बाद से पूरे प्रदेश में भी लगातार शहरों पर सरकार की नजर बनी हुई है। टीम 9 लगातार काम कर रही है। तो देश भर में कोरोना का कहर लगातार आप सब देख रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना से 3,980 लोगों की मौत हुई है और अब तक 2,30,000 लोगों की जान कोरोना के चलते पूरे देश में जा चुकी है। आपको बताएं कि 3 लाख से अधिक लोग रिकवर हुए हैं पिछले 24 घंटे में। और अगर कुल संख्या की बात की जाए तो 1,72,00,000 संक्रमित अब तक पूरे देश में हो चुके हैं कोरोना से। बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि करोड़ों का आंकड़ा इस देश में पार होगा। और उसी के चलते लगातार हम आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। प्राइम न्यूज की हर संभव कोशिश होती है कि कोरोना से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार हम देते रहें। ये वक्त महामारी का है, ये वक्त आपात स्थिति का है और अगर इसको हम राष्ट्रीय आपात कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है। इसीलिए आप सबकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की तैयारियों से कदम मिलाकर आप आगे बढ़ें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और इसीलिए ये आंकड़े इस बात की बानगी है कि 2 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और अगर हम देखें पिछले 24 घंटे में संक्रमण की दर को तो 4,12,000 का बड़ा एक आंकड़ा सामने आया। साथ ही वैज्ञानिकों की जो एक्सपर्ट्स की टीम है उन्होंने भी साफ कर दिया कि तीसरी लहर आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट अब चिंतित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि अगर तीसरी लहर आती है, आपके पास संसाधन क्या है? अगर तीसरी लहर आती है तो क्या आपके पास पर्याप्त मैन पावर है? वो डॉक्टर्स हैं, वो नर्स हैं, वो पैरामेडिकल स्टाफ है, जिससे कि तीसरी लहर से आप पूरे देश को बचा पाएंगे। ये सच में चिंता की बात है और इसीलिए
प्राइम न्यूज लगातार ये कोशिश कर रहा है कि आप सब अपडेट रहें, जो भी अत्यावश्यक कार्य हैं उनको छोड़कर आप अपनी जिंदगी को पहले सलामत रखिए, घरों में रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिस में हैं, अगर बहुत ही जरूरी सेवा से आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप अपने ऑफिस जाइए, लेकिन अगर किसी अत्यावश्यक सेवा से आपका कोई संबंध नहीं है, आप छुट्टी लेकर अपने घर में निवास करिए, आप अपने घर में रहिए, रेस्ट कीजिए, क्योंकि इसी से आप कोरोना के संक्रमण की चैन को तोड़ने में मदद करेंगे। यह भी एक तरह की देश की सेवा ही होगी कि आप पूरे देश की यहां पर मदद कर पाएंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ तमाम मेहमान यहां पर जुड़े होंगे। वैभव अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी होंगे, डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस होंगे, डॉक्टर प्रतीक मिश्रा हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर मुझे ज्वाइन करेंगे। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि तीसरी लहर के मद्देनजर किस तरह की जरूरत है। और यहां पर डॉक्टर ब्रजेश कुमार थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर तंजानिया से हमारे साथ लाइव होंगे। तो यहां पर वैभव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव जी, आपके पास आता हूं। यहां पर समझने की हम कोशिश करते हैं कि देखिए, सरकार की तैयारियां पूरी हैं, इस पर कोई प्रश्न नहीं है। सरकार ने हर संभव वो कोशिश की है जो कि वो कर सकती थी, यहां पर कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बात जब तैयारियों की होगी तो प्रश्न सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि जवाबदेही आपकी ही बनती है। किस तरह की नई तैयारियां हैं? तीसरी लहर की बात भी अब की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता यहां पर जाहिर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि तीसरी लहर के हिसाब से आपकी क्या तैयारियां हैं। आप एक बार अगर समझाएंगे तो निश्चित रूप से प्राइम न्यूज के दर्शक भी समझ पाएंगे कि उनको कितना डरने की जरूरत है, या वो आश्वस्त रहें कि आप उनको बचा ले जा पाएंगे। देखिए आलोक जी, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं बहुत खुश हूं कि आप स्वस्थ हैं, और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे मित्र अभय जी, आप और सभी दर्शक भी स्वस्थ रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे जी। मेरा ये मानना है कि देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा मृत्यु, कितने 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, और कितने लोग मृत्यु के दरवाजे पे खड़े हैं, और कितने लोग मृत्यु के समक्ष जा चुके हैं। मेरे ख्याल से ये हम सभी के लिए बहुत भावुक मोमेंट है। और चाहे मैं किसी को जानता हूँ नहीं जानता हूँ, जिंदगी की जो लॉस है वो तो लॉस है ही है। हम लोगों के लिए ये राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं है, ये देश का मुद्दा है, ये सामाजिक मुद्दा है। और इस सामाजिक मुद्दे से जूझने के लिए सरकार को 2 तरीके से इस पे अटैक करना पड़ेगा। पहला तरीका तो ये है कि सामाजिक कटिबद्धता जो है, एकीकरण करके उसको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और सरकार ने ये बखूबी देखा है कि सभी कम्युनिटीज, सभी तौर तरीके, सभी रिलीजियस थॉट प्रोसेसेस और सभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को साथ लेके साथ में चलना है। पहली बात तो ये है। दूसरी सीख सरकार की जो है वो ये है कि हमें चाहे विरासत में कैसी भी हालत मिली हो, सरकारें इसीलिए बदलती हैं जब एक सरकार उसको कई पॉइंट्स पे परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है और सरकार बदलती है। आज हम परफॉर्मेंस नहीं देंगे जनता के प्रति, जनता के लिए काम नहीं करेंगे, तो हमारी भी बदलाव होगा, हमारी जगह कोई और आएगा। तो इसके अंदर देखिए, पीछे हमें जो भी मिला हो, लेकिन हमें 7 साल काबिज हुए हो गए हैं, और हमने 7 साल में काफी कुछ सीखने को मिला है, खासकर पिछले 2 साल में। चाहे वो प्रदेशों की बात हो, चाहे वो केंद्र की बात हो, हमें एक चीज तो देखी है कि हमें मॉडर्न तौर तरीकों से पूरा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें एक संभाविक रूप से इम्प्रूव करना पड़ेगा। और चाहे चलिए आनंद फानन में ही हुआ, लेकिन हमने आनंद फानन में भी बहुत कुछ किया, दूसरी प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर भी किया। अब जैसे ऑक्सीजन की कमी की बात ले लें, यदि केंद्र ये कहता रहेगा कि मैंने ऑक्सीजन दी, तो उससे कोई बात नहीं बनती है, और इसीलिए हम कह भी नहीं रहे हैं। हमें प्रदेश सरकारों ने बोला कि जो प्रदेश सरकार सक्षम नहीं थी अपने अरेंजमेंट करने के लिए, उन्होंने केंद्र सरकार को आवाज लगाई, और केंद्र सरकार ने बेशक 1-2 दिन एक्स्ट्रा लिए हैं, लेकिन उनकी मदद करी है। अब जैसे दिल्ली में ऑक्सीजन आया है। अरविंद केजरीवाल तो इतना झूठ बोलते हैं कि मुझे उनके राजनीतिज्ञ होने पर भी शर्म आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, राधा स्वामी सत्संग के 5000 बेड, अरे अरविंद केजरीवाल अपने घर से लेके आए थे क्या? वैभव जी देखिए, कितनी खूबसूरती से आप मेरे पूरे प्रश्न को टाल गए। आप टाल गए ना, लेकिन प्रश्न को देखिए, मैं भावुक हूँ, मेरे को 2 मिनट दीजिए। आपने बहुत बढ़िया एक पूरा प्रारूप तय किया। मैं भावुक हूँ इस समय, 1 मिनट मेरे को दिल की बात कहने दीजिए आपके। बिल्कुल, बोलिए। यदि आप और आपके दर्शक या अजय जी को मेरे को जूते मारना, आप मेरा सर हाजिर है, लेकिन मैं भावुक हूँ, मेरी भावुकता को बिल्कुल ठीक है, आप अपनी पहले भावना व्यक्त कर लीजिए। ठीक है। तो मेरी भावना में अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए कि वो प्रदेश सरकार में होते हुए भी सरकार को, केंद्र सरकार को हर बात पे कटघरे में खड़ा करते हैं और बोले 5000 बेड वहां लगाए, कॉमनवेल्थ में ये लगाए, वो लगाए। मतलब तो केंद्र सरकार इसलिए इन चीजों पे बात करने को कतई तैयार नहीं है। केंद्र सरकार का फर्ज है, केंद्र सरकार का राज्य धर्म है कि वो निभाए,
जिस सरकार को जो चाहिए वो मिले। अब जहां तक हमारी प्रिपेयर्डनेस है, हमने कुछ सीखे ली, हमने सीख ली कि हमारी अपनी मेडिसिन प्रोडक्शन जो होती है, मॉडर्नाइजेशन, वो हमने करी, वो हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिलकर, चाहे हमें उसके लिए टेक्नोलॉजी लानी पड़े। दूसरी बात, हमें यानी मेडिसिन हो गया, अब आ गया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबके सामने है कि हम मिलकर रोज रोज पॉलिसी देख रहे हैं, कैसे कैसे उसको चेंज करना है, वो हो रहा है। तीसरी बात, आप इंश्योरेंस की बात देखें तो कोरोना पहले इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं था, अभी आज की तारीख में इंश्योरेंस में कवर्ड है। उसके लिए प्रधानमंत्री केयर योजना है, उसके लिए राशन है। चौथी बात, जब पिछले साल कोरोना आया तो सरकार ने देखा कि पलायन बहुत जबरदस्त हुआ प्रदेशों से और सबसे, और सब लोगों को मिलकर हैंडल करना है, तो उसके लिए हमने अनाज की व्यवस्था करी और बाकी व्यवस्थाएं करी। सरकार ने क्या सीखा और आगे क्या करेंगे, तीसरी वेव यदि आती है, तो मैं उस बात से कह रहा हूँ, उस नजरिए से कह रहा हूँ। फिर आप देखें ऑक्सीजन की व्यवस्था, हमें पता चला कि चलिए इस बीमारी में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई, हमें ऑक्सीजन चाहिए। देखिए, अपने प्रश्न जो है ऑक्सीजन के प्रति वो अपनी जगह है। इस देश में यदि 100% ऑक्सीजन होती है, मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे आंकड़ों की डिस्कशन होता है नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सरकार पीछे क्या कर रही है और इससे दिखाने की जरूरत नहीं है। इस देश में यदि 100% ऑक्सीजन होती है इंडस्ट्रियल यूज के लिए, तो उसमें से 80% ऑक्सीजन जो है वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होती है और 20% जो होती है वो मेडिकल ऑक्सीजन होती है। तो मैं ये कहता हूं कि देश में यदि आपने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इस समय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी लॉकडाउन के चलते लिमिट कर दी है, तो बाकी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को, बाकी जो 20% की इजाफा हुआ है वो कहाँ गया? तो देखिए, उस पर एक अलग एक प्रश्न चल रहा है, तो वो हम आंकड़ों के हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सरकार ने क्या सीखा? सारी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं, सारी बातें सही हैं। मैं आपको बीच में थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा ना, सुनिए तो। देखिए, ऑक्सीजन की बात आप लगातार कर रहे हैं, आप यहाँ पर तैयारियों की बात कर रहे हैं। पिछले 1 साल के बाद, अगर जब कोरोना का स्ट्रेन आया था, आपको याद होगा, ये एक सार्स वायरस का एक तरह से ये 6 या उसकी 7th जनरेशन कही गई थी, मुझे अच्छी तरह से ये बात याद है। इसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि जब ये लंग्स में जाएगा तो निश्चित रूप से पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। ये बात 1.5 साल पहले साबित हो चुकी थी। सार्स का वेरिएंट ये पहला नहीं है, ये 7वीं जनरेशन है। इसके पहले वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर ये चीज क्लियर कर रखी थी। आपको नहीं लगता कि 1 साल के दौरान सरकार को ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शुक्ला जी, और मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकफियत रखूंगा और आपसे नतमस्तक होके आपके दर्शकों से मैं अपनी बात का समक्ष ये रखना चाहूंगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपने जो कटघरे में खड़ा किया है सरकार को, आपने बहुत सही कटघरे में खड़ा किया है। हमारी प्रिपेयर्डनेस थी शुक्ला जी, लेकिन इस लेवल की नहीं, क्योंकि हमें अंदाजा नहीं था कि दूसरा वेव इतना खतरनाक हो जाएगा। देखिए, एक बीमारी का 1x, 2x, 3x, 4x आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन यदि एक बीमारी का सीधा ही 10x, 15x हो जाए तो उसको आप कितना प्रिपेयर्ड करेंगे? देखिए, हम अनाज 10 दिन का, 1 महीने का घर में रख सकते हैं, 5-6 महीने का तो नहीं रख सकते। तो देखिए, तो वो गलती रही है सरकार की, और सरकार ने उस गलती को पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत पुरजोर कदम उठाए हैं। और आज की तारीख में यदि किसी भी प्रदेश के पास ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो केंद्र सरकार उसकी मदद कर रहा है, चाहे वो हवाई जहाज से हो, चाहे वो एयरफोर्स के हवाई जहाज से हो, चाहे वो आर्मी की ट्रेन से हो, ट्रक से हो, चाहे वो भारतीय रेल से हो, लेकिन केंद्र सरकार पूर्ण मदद कर रहा है। और इसमें मैं अपनी छाती बिल्कुल नहीं थपथपाऊंगा, जो गलती है वो है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप जनार्दन हैं, मालिक आप हैं, आप जनता हैं। हम बिल्कुल सही आपकी बात को मानते हैं, लेकिन उसमें बात सिर्फ इतनी सी है कि हम 1x, 5x तक तैयार थे, हम 10-15x तक तैयार नहीं थे, क्योंकि हम सोच नहीं सकते थे। हमने सोचा था कि ये थम गया है, और तभी ये बात। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस से। एक बार इनके पास चलते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से इन्होंने अपनी तैयारियों को ये बताया कि तैयारी हमने की है, लेकिन हम भांपने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हो गए। हमको पता नहीं था कि इस तरह से उछाल आने वाला है। अब यहाँ पर बात तीसरी लहर की भी होने वाली है और इसके बारे में भी अभी कोई नहीं जानता है। देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार ने जिस तरह से एक महत्वपूर्ण तर्क ये दे दिया कि हमको तो मालूम नहीं था सेकंड वेव में कितने मामले सामने आ सकते हैं, तीसरी में कितने आएंगे, ये भी अभी पूरा विश्व नहीं जानता है। आपको नहीं लगता है कि सरकार इन आंकड़ों के पीछे कहीं ना कहीं छिप के अपनी जिम्मेदारी से हट रही है? या आपका सुझाव क्या है कि सरकार को किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है? डॉक्टर अजय, बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं यही बात कहने जा रहा था कि यदि जिस तरह से अभी वैभव जी ने यहाँ बड़े अच्छे ढंग से सफाई गोई से सारी बातें रखा, और वो कह रहे हैं कि मैं भावुक भी हूँ, सच है, भावुक है तो जरा अपने बड़े नेताओं को और मंत्री को, जो इससे जिम्मेवार लोग हैं, जो केंद्र में सरकार चला रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री जी की बात इंक्लूडिंग करूंगा, इन लोगों को भी जरा इस बात के लिए एक बार खुद से चैनल पर कहें कि इन लोगों से भी गलती हुई है। नहीं कहेंगे, और ना ही इनका कोई सीनियर नेता बोल पा रहा है, आज तक नहीं बोला अभी तक।
जहां तक बात है कि इनको जानकारी नहीं थी, तो ये तो सफेद झूठ है। जानकारी तो थी। नवंबर 2020 में संसदीय समिति ने ऑक्सीजन के मामले में और बेड के मामले में एक बड़ा रिपोर्ट दिया, जिसमें भाजपा के भी मेंबर होते हैं और कांग्रेस और बाकी पार्टियों के भी मेंबर होते हैं। मार्च में जो एक्सपर्ट कमेटी है, वैज्ञानिक जो आपका ये करती है, मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी, उसने कहा कि थर्ड वेव आ रहा है, सेकेंड वेव आ रहा है, सावधानी बरते और बड़े सुनामी की तरह आएगा। हमारे नेताओं ने भी सुझाव समय समय पर दिया गया। जब हाई कोर्ट तक ने कहा कि ये सुनामी आया, फिर भी इनको इसकी चिंता नहीं थी। क्यों चिंता होती? इन्हें तो चुनाव लड़ना है, इन्हें तो सत्ता लाना है, इन्हें तो अपनी बातों को दूसरे तरफ से लाना है और पूरे देश में घूम करके चुनाव के माध्यम से कोरोना को फैला दिया। जहां तक बात ऑक्सीजन की है, देखिए इनकी सीरियसनेस कितनी थी। जिस समय संसदीय समिति ऑक्सीजन की डिमांड कर रही है कि ऑक्सीजन को रखा जाए व्यवस्था करके, उस समय सरकार 9,000 मैट्रिक टन जो है विदेशों से सौदा करती है, बेचती है। इससे बड़ा दुखद क्या है? वैक्सीन को भी विदेशों में भेज देती है। सौदा का तो इनको मैं पता है कि ये सौदागर हैं, देश के हर चीज का सौदा करते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से अब लोगों के सांसों का सौदा आप करेंगे, ये मौत का सौदागर इसी को कहेंगे। तो ये दुखद है। मुझे लगता है कि देश की कोई भी संवेदनशील सरकार होगी ऐसा काम नहीं करेगी। मैं कहता हूं, आपने कहा शुक्ला जी की 2,30,000 लोगों की मौत हुई है, ये मौत नहीं है। पहले तो ये आंकड़े ही गलत है, सरकारें आंकड़े गलत दे रही हैं, लेकिन ये सिर्फ मौत नहीं है, ये मानव निर्मित कहीं न कहीं हत्या है। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यदि जिम्मेवारी लेते हैं तो अभी भी कम से कम जो सिर्फ पर बैठे हुए लोग हैं, वो अपना एक वर्ड है हमारे यहाँ, आप यदि उत्तर प्रदेश बिहार के पूर्वी क्षेत्र के होंगे तो थुथुरलॉजी एक शब्द है। ये थुथुरलॉजी कर रही है सरकार पूरे देश में, और ये अपने को मानने को तैयार नहीं है। जब पीठ थपथपाना होता है तो ये अपना पीठ थपथपाती है, और जब बात आती है जिम्मेवारी तय करने की तो जनता या विपक्ष पर जिम्मेवारी तय हो जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा, जो दूसरा पार्ट आपका प्रश्न का था कि हमारा क्या सजेशन है, हम बहुत मोटी और छोटी सजेशन दे रहे हैं जो इसका समाधान है। पहली सजेशन है कि सीमित लॉकडाउन किया जाए। देश के और विदेश के सभी जो एक्सपर्ट है यही कह रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर से काम अब नहीं चलने वाला है। संक्रमण बहुत बढ़ चुका है, पहला। दूसरा, एमएसएमई और जो असंगठित क्षेत्र में लाखों लोग काम कर रहे हैं, सरकार जो है अपनी ये जो बड़ी बड़े प्रोजेक्ट बना रही है अभी दिखावे के लिए, और बड़े महल बनाने में लगी हुई है। कम से कम फिलहाल उसको चाहे तो उसकी खर्ची को रोक दे, और इन गरीबों को और छोटे छोटे जो एमएसएमई है, लघु और सूक्ष्म उद्योग के लोग हैं, जो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उनको कम से कम कुछ आर्थिक सहायता डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से कर दें, ताकि उनके जीवन का निर्वहन हो जाए। नहीं तो आगे दूसरी समस्या आने वाली है, लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, रहेंगे क्या। नौकरी की जहां तक बात है, आज भी लॉकडाउन नहीं है लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिल रही है। आप जैसे कुछ अच्छे पत्रकार निर्देशक मजबूरी में आप स्टूडियो जाते होंगे, लेकिन किसी की इच्छा नहीं हो रही है कि अभी कोई उठ जाए। सब जगह भय व्याप्त है। तो 15-20 दिन, 1 महीना वो विशेषज्ञों से राय ले ले। हमारी बात न माने, हमारे कांग्रेस पार्टी का सुझाव न माने, जो हमारे नेता लगातार दे रहे हैं, विशेषज्ञ जो है उनकी बात मान ले। अहम छोड़ दे सरकार, अभी भी अहम से लोगों की लाशों पर राजनीति हो जाएगी। अहम छोड़ देगी तो ये लोगों की जान बच जाएगी। बस यही मेरा सुझाव। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर प्रतीक मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर प्रतीक, सबसे पहले आज आप प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को यही समझाइए कि जब तीसरी लहर आएगी तब किस तरह की तस्वीरें पूरे देश में नजर आएंगी, ताकि प्राइम न्यूज़ के दर्शक के समझ पाएं कि तीसरी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि अभी हम दूसरी लहर से ही जूझ रहे हैं, अभी हम उससे उभरे नहीं हैं, और उसी ने पूरे के पूरे देश की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। अर्थव्यवस्था चरमरा उठी है। तो तीसरी लहर में किस तरह का स्वरूप सामने आ सकता है? देखिए सर, अभी तीसरी लहर की बात करने से पहले मैं थोड़ा दूसरी लहर के बारे में बताना चाहूंगा। जो दूसरी लहर है, जिस तरीके से बताया कि वायरस जो है अंदर अटैक करके लंग्स को खराब कर रहा है, वायरस लंग्स को खराब नहीं कर रहा है। वायरस लंग्स में जा रहा है, हमारी एंटीबॉडीज उस वायरस के खिलाफ एक्ट कर रही हैं, और वही एंटीबॉडीज जो हमारी होती हैं हमारे लंग्स को खराब कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लंग्स पूरी तरीके से खराब हो जा रही है। हमने पहले नहीं सोचा था इतना कि ये इस तरीके से इतनी भारी भरकम मात्रा से डेथ्स होंगी या फिर इतने लोग इन्फेक्ट होंगे, इतना किसी ने नहीं सोचा था। पर पहले ये सोच के रखना चाहिए था कि 1 साल का जब हम लोगों को बीच में टाइम मिल गया था, तो लोगों को बीच में
ये जिस तरह से लोगों ने मास्क उतारना शुरू कर दिया, त्योहार मनाना शुरू कर दिया, बाहर निकलना शुरू कर दिया, चीजों को नॉर्मल लेना शुरू कर दिया, तो इससे काफी चीजें बहुत खराब होती चली गई। और आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि रोज कई दर्जनों लाशें देख रहे हैं, अपने सामने, अपनी आंखों के सामने लोगों को दम तोड़ते देख रहे हैं, जो हम लोग नहीं देखना चाहते, हम लोग खुद रोते हैं। तो हमारा कहना बस यही है कि जो तीसरी लहर आएगी वो इससे भी खतरनाक होगी अगर आएगी तो। उसका इतना भयावह रूप होगा कि जो वायरस म्यूटेट कर रहा है दिन ब दिन, जिस तरीके से म्यूटेट कर रहा है, अभी हमारी वैक्सीन मान लो इस वायरस के लिए अभी काम कर रही है, कल को कोई ऐसा वायरस आ गया कि उसके लिए हमारी वैक्सीन कारगर नहीं हुई। लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको एक बार फिर से उनसे रूबरू करा देता हूं। वैभव अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हुए हैं, और साथ ही डॉक्टर प्रतीक मिश्रा हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर प्रतीक, आपके पास वापस आता हूं और समझने की हम यहां पर एक कोशिश करते हैं कि देखिए, जिस तरह से दूसरी लहर सामने आई, तमाम लक्षण बदल गए। जहां पर आंखों में जलन जैसे कोई लक्षण पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब वो है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोरोना के सिम्टम्स होते हैं। अगर तीसरी लहर आती है तो किस तरह के संभावित लक्षण हैं जो कि परिवर्तित हो सकते हैं, और जो जान जाने की दर है, जो मोर्टेलिटी रेट है, वो किस तरह से प्रभावित हो सकता है? देखिए, जब तक हम अपने सिस्टम पे लागू नहीं करेंगे चीजें, अपने हॉस्पिटल वगैरह अच्छे से मेंटेन नहीं करेंगे, चीजें आगे खराब होती ही जाएंगी। ठीक है। जिस तरीके से अभी देखा गया कि सांस लेने में दिक्कत है, पेशेंट दिन ब दिन मरता जा रहा है इस सांस लेने की बीमारी के कारण। अभी सांस लेने में दिक्कत है, कभी डायरिया होता है, किसी पेशेंट डायरिया करके प्रेजेंट करता है, कोई पेशेंट आंख में जलन करके प्रेजेंट करता है, कोई पेशेंट हाई ग्रेड फीवर करके प्रेजेंट करता है, कोई पेशेंट लूज स्टूल लेके प्रेजेंट करता है, सब्जी चट्टी लेके प्रेजेंट करता है। तो ये अलग अलग सिम्टम्स हैं। इससे ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगे। आगे भी आप तीसरी लहर में देखेंगे तो इसी तरीके के सिम्टम लेके आदमी आएगा कि मेरे पेट, मुझे लूज स्टूल हो रहे हैं, मुझे पानी की टट्टियां हो रही हैं, मेरी छाती में दर्द है। बाद में आदमी कहने लगेगा मुझे छाती में दर्द है, क्योंकि वो लंग्स में इन्फेक्शन इतना ज्यादा घर करता जाएगा कि चीजें खराब होती जाएंगी, लंग्स के लिए भी और पूरी बॉडी के लिए भी। तो मेन इसमें मुद्दा जो है फीवर का है, कॉफ का है, खांसी का है, और उसके साथ चेस्ट पेन, लंग्स में इन्फेक्शन, लूज स्टूल, जो पेट की बीमारियां हैं वो भी आगे चल के हो सकती हैं कि आदमी को पाचन तंत्र में कोई दिक्कत होने लगे आगे जाके, जैसे भी लूज स्टूल वगैरह हो रहे हैं। और बाकी बदन दर्द, शारीरिक बहुत ज्यादा दर्द। तो इससे ये वैसे तो किसी चीज के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, पर हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये सिम्टम्स और सीवियर हो सकते हैं। जो सांस लेने की दिक्कत है, अभी जो 2-3 दिन के अंदर SpO2 एक हफ्ते के अंदर डाउन हो रहा है, एक हफ्ते के बाद डाउन हो रहा है, यही वायरस अपना रूप ले लेगा कोई म्यूटेंट के रूप में, तो वो चीज और जल्दी होने लगेगी। बिल्कुल, क्योंकि वायरस अपने जीने के लिए उस शरीर में कोई ना कोई नई तकनीक अपनाएगा, और उस तकनीक के अनुसार वो आगे बढ़ेगा और उससे और भी खतरनाक होता जाएगा वो समय दर समय। तो हमें उसके निजात के लिए कुछ ना कुछ बाद में करना पड़ेगा। जी, तो आपको क्या लगता है कि तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सरकार को किस तरह के प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है? क्योंकि देखिए, दूसरी लहर में देश में क्या हो रहा है ये आप भी जानते हैं। अस्पताल प्रबंधन रोज उससे जुड़ रहा है। एक डॉक्टर 18 घंटे की अपनी शिफ्ट पूरी कर रहे हैं। साथ ही ये कोई यहाँ पर शिकायत की बात नहीं है, जितने हमारे पास संसाधन है उसी हिसाब से लगातार हर कोई अपना काम कर रहा है, हर कोई अपना रोल निभा रहा है। लेकिन सरकार को और किस तरह के प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है ताकि आने वाले कल में हम लोग सुरक्षित रह पाए? सुझाव क्या है आपके? देखिए सर, डॉक्टर, नर्स, स्वीपर, नर्सिंग स्टाफ, ये जितना भी है अपना 100% दे रहा है। आप किसी भी तीमारदार जो कोरोना पॉजिटिव होगा उसके रिलेटिव से कह दीजिए मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, आप हमारे साथ रुक जाए, तो वो भी रुकने के लिए तैयार नहीं होगा। वो नर्स 16,000 रुपए में नौकरी करके उस पेशेंट के साथ लगी हुई है, वो डॉक्टर 50,000 की नौकरी लगा हुआ है। बिल्कुल सही, ठीक है। ये सब हमारे जो उनको पैसों से प्यार नहीं है। आप वहां रोते हैं हम लोग बैठ के, क्या डॉक्टर इन्फेक्ट नहीं होता, क्या नर्स इन्फेक्ट नहीं होती, क्या वो स्वीपर जो 4th क्लास वर्कर है क्या वो इन्फेक्ट नहीं होता है? तो हर सरकार को ये आपस में लड़ भिड़ के, आपस में जिस तरीके से लड़ रहे हैं लोग, लड़के नहीं साथ एकजुट होके कम से कम ये एक लेना चाहिए निर्णय कि जो अब हम गलती कर चुके हैं पिछली लहर में कि हम ये संभाल नहीं पाए दूसरी लहर, तो कम से कम हम तीसरी लहर के लिए तैयार रहें कि हम ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई, ऑक्सीजन प्लांट हम लोग इतने लगा सकें आगे चल के कि ऑक्सीजन की सप्लाई की कभी कमी ना पड़े, हमें मांगना ना पड़े किसी से ऑक्सीजन, हमें अपनी ऑक्सीजन खुद के लिए बनानी पड़े। ये जो पेड़ काट रहे हैं कम से कम इन पेड़ों को लगा रहने दें, इन पेड़ों के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि यही हमें ऑक्सीजन, फ्यूचर बहुत खराब हो जाएगा। आने वाले समय में लोगों को ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी, और ये हो गया आने वाले समय में खरीदनी पड़ेगी, खरीद रहे हैं।
20-30 हजार के सिलेंडर ब्लैक हो रहे हैं, 50-50 हजार के सिलेंडर। यहाँ बाहर लोग मतलब खरीदने के लिए मरे जा रहे हैं, अपने अपना बेड नहीं दिलवा पा रहे हैं कि हम अपने पेशेंट को कैसे भी बचा पाए। तो आने वाला समय बहुत खराब है। सरकार को ये नियम लेने चाहिए कि पहले तो डॉक्टरों की सैलरी, नर्सों की सैलरी, सबकी सैलरी, इतना वो मर मर के काम कर रहे हैं, उनको बढ़ाए तो थोड़ा उन्हें उत्साह मिलेगा कि हम आगे कुछ करें। दूसरी चीज, जो डॉक्टरों के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके अस्पतालों को तोड़ा जा रहा है बिना किसी, डॉक्टर क्या कर सकता है? अगर आपके पास 10 बेड हैं, 20 मरीज आ जाएंगे, आप क्या करेंगे? सही बात। आप क्या करेंगे? आपके पास ऑक्सीजन है नहीं, आपके पास 10 लोगों के लिए ऑक्सीजन है, 20 मरीज आपने मजबूरी में भर्ती करने पड़ रहे हैं जब सरकार कह रही है, तो डॉक्टर को क्या करेगा बेचारा? डॉक्टर यही कर सकता है कि अपनी जान लगा के दूसरे में जान फूंक दे। और कई डॉक्टर 700 कुछ के आंकड़े हैं जो डॉक्टर शहीद हो गए पहली लहर से लेके आज तक, वो भी कम है। 736 या कुछ ऐसे आंकड़े हैं, शायद वो भी कम है मेरे ख्याल से। अब तो 2-3 हजार के ऊपर डॉक्टर शहीद हो गए होंगे। तो सरकार को ऑक्सीजन प्लांट लगाने चाहिए। दूसरे, सरकार को गवर्नमेंट हॉस्पिटल और चलाने चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी बनवा सके, निर्माण करवाने चाहिए, कम से कम उनमें बेड की सुविधा करानी चाहिए, मिनिमम ऑक्सीजन की सुविधा करानी। बिल्कुल। उसके बाद सरकार को उस चीज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। और ये लड़के नहीं होगा, ये बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब लड़के नहीं होगा, साथ में बैठ के होगा। आप एक कमेटी बनाइए, उसको बैठाइए, बताइए कि यहाँ इस शहर में कितने पेशेंट हैं, तो किस तरीके से हमें कितने हॉस्पिटल बनाने हैं, यहाँ पे हमें कितने उनको रखना है। हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया, 3-3 हजार रुपए महीना उन जूनियर डॉक्टरों को जो चौथा अभी 4th ईयर में पास भी बेचारे सही से नहीं हो, क्या उन्हें क्या पता होगा, उनको आपने लगा दिया बैठा के वहां पे, उनको आपने कोरोना पेशेंट के साथ भेज दिया। वो 20 साल का डॉक्टर को, 22 साल का डॉक्टर को, 24 साल का डॉक्टर क्या करेगा? वो क्या जानता है? कम से कम जिसने इंटर्नशिप कर ली हो वो डॉक्टर करना चाहिए था। ठीक है, वैभव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर खड़े किए कि एक तो अस्पताल प्रबंधन पे जिस तरह का दबाव है, उस दबाव को आप लोग कम कीजिए, आसपास देखिए। और एक यहाँ पर सुझाव प्राइम न्यूज भी आपको यहाँ पर देना चाहेगा कि स्कूल खाली हैं, कॉलेज खाली हैं, वहाँ पर भी बेडों की व्यवस्था की जा सकती है ना। तमाम ऐसी संरचनाएं हैं आपके पास जहाँ पर कमरे हैं, जहाँ पर आपके पास शौचालय बने हुए हैं विद्यालयों के अंदर, आप वहाँ पर भी बेडों की व्यवस्था कर सकते हैं। आप इस तरह के कदम उठाइए ना। और साथ ही जो मारपीट हो रही है डॉक्टर्स के साथ, उनको भी आप लोग सुरक्षा दीजिए। शुक्ला जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मेरे ख्याल से प्रतीक जी का जो विचार है वो भी बिल्कुल सही है। और इस विचार के चलते हुए उनकी जो भावना है इसके प्रति वो मैं समझ सकता हूँ और मैं बहुत संवेदनशील हूँ। और मैं आपके समक्ष 2 बातें रखना चाहूंगा जो आई थिंक इस पे हम सबका मत एक ही होगा। देखिए, ऐसा है कि आज से पहले हमारे सरकार के हेल्थ व्यवस्था ने आज से पहले ऐसी कुछ भी आपदा नहीं देखी है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम, क्योंकि ये हमारे लिए भी नया है और हम इसको सीख रहे हैं, तो ये एक आपदा है, हम इसको सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे पॉलिसी हम आती जा रही है वैसे वैसे पॉलिसी हम बदलते जा रहे हैं। जहां तक उनके सुझाव हैं, उनके सुझाव ऑलरेडी सरकार के पास आ चुके हैं। और मैं आपको पूर्णतः से यकीन दिला सकता हूं कि केंद्र सरकार और जिन जिन प्रदेशों में भाजपा शासित प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में हम संवेदना नीचे स्तर तक पहुंचा चुके हैं। जहां तक बाकी प्रदेशों की बात है, जिन प्रदेश सरकारों में दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें हैं, वहां पे हमारे हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ डिपार्टमेंट कम्युनिकेट कर चुके हैं। आप ये भी देखें कि जहां तक केंद्र और प्रदेश सरकारों का एकीकरण की बात है और सब आपस में मिलके इस लड़ाई को लड़ने की बात है, वहां पे बड़ी सिंपल बात है कि जो डीएम है और जो एसपी है, एमएचए ने उनको एम्पावर कर दिया है। तो वो सेंट्रल एम्प्लॉय, लेकिन वो प्रदेश सरकार के तहत काम करते हैं। तो प्रदेश सरकार, सेंट्रल टीम ने डीएम और एसपी को एम्पावर करके प्रदेश सरकार के जरिए वहां पे कार्य करवाने की कोशिश करी है। लेकिन इसके अंदर केवल और केवल केंद्र सरकार नीचे जाके कुछ नहीं कर सकती। मैं भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते आपको ये बात संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आपको ये चीज देखनी और समझनी पड़ेगी कि हमें आपस में मिलकर इस पूरी कार्रवाई को कार्यान्वित करना पड़ेगा। हम अकेले, केंद्र सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। जो प्रदेश सरकारें हैं उनको मिलके इसको काम करना पड़ेगा। जहां तक डॉक्टर प्रतीक मिश्रा की चिंताओं की बात है, जो कि बेड्स की बात है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, न सिर्फ बेड बट वैक्सीन भी हम कई ऐसी जगहों पर अभी आने वाले दिनों में लेके आएंगे जो प्राइवेट बॉडीज को, फॉर एग्जांपल एक कोई फैक्ट्री खाली पड़ा है या एक कोई सिनेमा हॉल खाली पड़ा है, तो हम वहां पे सिनेमा हॉलों के साथ टाई अप करके वहां पे व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी ऐसी कोई भी
वो क्या कहते हैं, कॉर्नर नहीं है जो हम नहीं छोड़ेंगे जनता को बचाने के लिए। और खासकर हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, जैसे डॉक्टर प्रतीक मिश्रा हैं, उनको सहायता देने के लिए, ताकि वो जनता की सेवा करें। लेकिन मैं एक बड़ी बात बोलना चाहूंगा राजनीतिज्ञ होने के नाते। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जो सरकार होती है उसको जनता बिठाती है। जनता सरकार को केंद्र में या प्रदेश में इसलिए लेके आती है क्योंकि जनता के पास समाज चलाने का समय नहीं है। अब क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है कि जनता के साथ समाज चलाए, लेकिन समाज तो जनता के लिए चलाएगी। तो जनता को पूर्णतः स्वयं भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वो मास्क पहने। यदि वो बोला जाए कि घर के अंदर पहने तो घर के अंदर रहे, यदि वो बोला जाए कि दवाई है तो दवाई ले, यदि वो बोला जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग करें तो डिस्टेंसिंग करें। सरकार कितना हद तक कर लेगी? प्रतीक मिश्रा कब तक दवाई दे देगी? मुझे अब यहाँ पर एक प्रश्न का आप जो उत्तर दीजिए, कब तक कर लेंगे? वैभव जी, मान लीजिए आपके घर में कोई एक ऐसा छोटा बच्चा है जिसको बुखार है, वो दवा नहीं खाना चाहता है, वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है, तो क्या आप उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे? क्या लेके आप जाएंगे ना? आपने डॉक्टर बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही जनता इस समय व्यवहार कर रही है। जो उद्दंड जनता है, जो नहीं मान रही कि मास्क नहीं पहनेंगे, तो क्या उनसे अनुनय विनय करने का समय है क्या? क्योंकि वो सिर्फ अपनी जान खतरे में नहीं डाल रहा ना, वो तो एक तरह से अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा है कि मैं मास्क ना लगाऊंगा, मैं दूसरों को भी संक्रमित करूंगा। देखिए, हम लोगों ने कृष्ण जी की बात का संज्ञान लेते हुए मैं कहूंगा साम दाम दंड भेद। तो जनता पिछले 1 साल में साम और दाम देख चुकी है। सरकार ने पूरा मन बनाया हुआ है, और मैं अपने सभी दोस्तों से, चाहे अभय जी की सरकार हो, अजय जी की सरकार हो, चाहे मेरी सरकार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी दल की सरकार हो, मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से ये मेरा मानना है कि आज की तारीख में सरकारों ने अपना पूरा मन बनाया हुआ है इस पूरी कार्रवाई को रोकने के लिए। तो उसके लिए यदि दंड का सहारा लेना पड़ेगा, तो आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने में खासकर दिल्ली, मुंबई, जयपुर, इंदौर, तेलंगाना, हैदराबाद, बैंगलोर, इन सभी जगहों पे हमने खूब फाइन किए हैं। पिछले 3 महीने में 8 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, केवल और केवल दिल्ली प्रदेश में 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है मास्क ना पहनने के फाइन पे। यदि जनता उसके बाद भी उद्दंड हो जाए तो जिसने ओढ़ी लोई उसका क्या करेगा कोई? तो उसमें उसके बाद एक तो दंड की सहूलियत बचती है, दूसरा दंड आप तब तक कितने लोगों को दोगे? 150 करोड़ लोगों का देश है, कितने लोगों को दंड दोगे? कहां तक दंड दोगे? जेलें भरोगे, जेलों में कोविड हो जाएगा। फाइन करोगे, जनता बोलती है ले पैसे ले, कहां तक करोगे? नहीं, लेना पड़ेगा ना आपको। अगर यही बात अगर आप मान के बैठ जाते तो फिर तो हेलमेट पर चालान आज से नहीं है, 50 सालों से चल रहा है, तो फिर तो अब तक बंद हो जाना चाहिए था कि भैया लोग नहीं मान रहे, छोड़ दो। 50 साल नहीं है हमारे पास, 50 दिन भी नहीं है हमारे पास आज की तारीख में सीखने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जनता को अवेयरनेस और दंड, यानी साम और दंड दोनों का एक समावेश करके उस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कहीं पे फाइन कर रहे हैं, कहीं पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे हाथ पकड़ रहे हैं, कहीं पे प्राइवेट सेक्टर में RWA में लोगों से बात कर रहे हैं, समूह से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की मन की बात में प्रधानमंत्री ने बोला कि कृपया कर अपना मास्क पहने, तो सारी अपील हो रही है। तो एक वो मिला जुला एक एफर्ट है, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है इस चीज को बात आगे तक पहुंचाने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डॉक्टर प्रतीक यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर प्रतीक, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे बता रहे हैं कि जनता को कैसे जागरूक करना है, क्या है, मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी सरकारें हैं उनके जो नए कार्यकर्ता हैं, नए खून हैं, उनको रोड पे उतर आना चाहिए मास्क पहन के। बिल्कुल, उनको ये काम अपने कंधे पे ले लेना चाहिए। देश से अगर इतना प्यार है मेरे हिसाब से, तो ये काम उनको खुद हर चौराहे पे खड़े होकर 2-2 आदमी खड़े हो जाए। बहुत सही, किसी को दंड देने की जरूरत नहीं है। जो भी आए उसको सीधे कह दे कि आप अपना मास्क पहनिए वरना वापस जाइए, आपको आगे जाना अलाउड नहीं है। इसमें दंड देने का कोई मतलब नहीं है। दंड आप देंगे, किसी भी स्टूडेंट को आप जितना मारेंगे ना वो उतना ढीठ होता जाता है। किसी भी स्टूडेंट को आपको लगता है अगर दंड या जेल भेजने से कोई मास्क पहनने लगेगा तो बहुत ओछी बात है। अगर उसको प्यार समझा के भी आप वहां से भेज देंगे, आप अपने खरीद के भी देने लग जाए ना, पैकेट के पैकेट देने लग जाए, वही चीज है।
जैसे हेलमेट में, जैसे देखिए ये बिल्कुल ठीक ऐसी ही परिस्थिति है कि अगर कोई हेलमेट नहीं पहन रहा तो उसका चालान काटने से बहुत बेहतर रास्ता है कि उसको हेलमेट खरीद के सीधे दे दिया जाए। कितनी बार घर लेके जाएगा वो हेलमेट? आप ये बताइए कितने गरीब लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं जिनके घर में खाना नहीं है, भीख मांगने जाते हैं, उनका 20-30 रुपए का मास्क आराम से खरीद लेंगे बिल्कुल अपनी पूरी परिवार के लिए। बिल्कुल परिवार में 50 लोग हैं, 500 या 1500 रुपए का मास्क वो खरीद लेंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो ये चीज इन लोगों को सोचनी चाहिए, यही चीज तो सरकार को सोचनी चाहिए। वो कहें मेडिकेशन बांट दें, मेडिसिन नहीं बांटने से कुछ होगा। बिल्कुल ये चीज जागरूकता फैलाने से, और ये सब आप ही लोग फैला पाएंगे क्योंकि आप जनता के सेवक हैं, आप चुने गए हैं। चाहे आप बीजेपी से हैं, चाहे आप कांग्रेस से हैं, चाहे आप सपा से हैं, बिल्कुल सही। डॉक्टर प्रतीक ने यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात बोली कि समाधान निकालने की जरूरत है और अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है कि यहाँ पर अगर मास्क कोई नहीं पहन पा रहा तो उसको मास्क भी दिया जाए, उसको समझाया भी जाए। डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके पास आना चाहेंगे। निश्चित रूप से जो महामारी का दौर है उसमें राजनीतिक बातें तो थोड़ी सी कमी होनी चाहिए, समाधान की बात ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष भी उन राज्य सरकारों की तरफ झुकाव ज्यादा रखता है जहां पर आपकी सरकारें हैं। चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लें, चाहे राजस्थान की, इनका यह कहना है कि ये राज्य केंद्र के साथ समन्वय बनाकर ही नहीं चलना चाहते हैं। ये जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जिससे कि ये ध्यान लोगों का जाए कि केंद्र सरकार से त्रुटियां हो रही हैं, राज्य सरकारों से तो हो ही नहीं रही। ये प्रश्न बार बार आता है और भ्रम फैलाने का प्रयास पूरे देश में लगातार भाजपा के लोग कर रहे हैं। दुखद है, बड़ा चिंताजनक है। केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय आपात का समय है और कोविड के जितने जो नियम है, कायदे कानून है, केंद्र सरकार ही डिसाइड कर रही है। जो गाइडलाइंस देती है उसी को स्टेट सरकारें पालन करती हैं। जो यहाँ से वैक्सीन भेजना हो या ऑक्सीजन भेजना हो, जो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको या तो राज्य सरकार खुद ले रही है या कोर्ट देना की मजबूरी है। मैं दो बात जरा वैभव जी से मैं सहमत हूँ। पहली बात उन्होंने कहा जनता उदंड हो गई है और जनता को हम जो है कितना रुपए का जो है दंड दिया। मैं कहता हूं कि जनता को दंड देने की जरूरत नहीं थी और जनता उदंड भी नहीं है। जो देश का या परिवार का जो मुखिया जो करता है उसी को फॉलो करती है। और उपदेश कुशल बहुत तेरे, यदि दो आदमी को फाइन काट दिया जाता, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जो खुलेआम चुनाव में घूम रहे थे बिना मास्क के, तो मुझे लगता है देश में जनता को यह मैसेज बड़ा चला जाता कि भाई जब उनको नहीं छोड़ा जा रहा है तो आम आदमी को कैसे छोड़ा जाएगा। और मुझे लगता है कि इससे बहुत लाभ होता। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बार बार कही कि ये नया है और पहली बार आया है। भाई ये भारत के लिए नहीं आया है नया और पहली बार, पूरे विश्व के लिए आया। उन्होंने उनकी सरकारों ने ध्यान दिया और आज देखिए विश्व में बाकी जगह ये हलचल नहीं है। जिस तरह हम असहाय विश्व के दरवाजे पर खड़े हैं, पूरे विश्व के लोग हमको ठीक है मदद कर रहे हैं मानवता के ग्राउंड पे, लेकिन ऐसी हालत क्यों बनी? कौन बनाया? सरकारों को ही ये काम करना था, तय करना था। और केंद्र सरकार का ही इसमें रोल था। राज्य तो इसमें सहयोगी की भूमिका में थे। केंद्र सरकार यदि शुरू से इस पर ध्यान दी होती तो ये दूसरा लहर नहीं आता भारत में। सबने कहा कि ब्रिटेन में जो सेकेंड म्यूटेंट आया है वो बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। जब आया था तभी इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, भारत के नेताओं ने और मंत्रियों ने क्या किया, चुनाव की तैयारी में लगे रहे। जब देश का पूरा सिस्टम ही उसी चक्कर में लगा रहा और ध्यान नहीं दिया, आज उसका जनता भुगत रही है। तो जनता जो है दोषी नहीं है। निर्दोष लोगों की जाने हत्या हो रही है, जान नहीं रही है ऑक्सीजन की कमी के कारण। आपने देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नरसंहार हो रहा है। केंद्र सरकार ने कहा ऑक्सीजन तुम नहीं दे करके तुम जो है लोगों को मारने का काम कर रहे हो, इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। तो 26 तारीख को विश्व से बहुत सारे मेडिकल सहायता हमको आया जिसमें ऑक्सीजन दिया है। आपने भी रिपोर्ट की होगी इस पर। और वो 2 मई तक एयरपोर्ट पर ही पड़ा रह गया। 26 से 2 मई तक आप देख लीजिए, तकरीबन 1 सप्ताह तक यदि सरकार जागरूक होती और उसको डिस्ट्रीब्यूशन का नियम नहीं बनाई, जिसके कारण वही पड़ा रह गया। और उस बीच में कितने लोगों की सांसें टूट गई, जिनकी सांसें ऑक्सीजन के कारण टूटी और ऑक्सीजन एयरपोर्ट पर पड़ा रहा है, जो विश्व कम्युनिटी ने हमें मदद की। इसका जिम्मेवार कौन है? वो तो हत्या हुई। आपने तो हत्या कर दी लोगों की। कोरोना से ठीक कर रहे हैं डॉक्टर साहब की, कोरोना से लोग नहीं मर रहा है। कोरोना के मिसमैनेजमेंट, बद इंतजामियों के कारण लोग मर रहे हैं। और मैं राज्य सरकारों की भी बात करूंगा, मैं एक पक्षीय नहीं बात करूंगा। हमारे भी राज्य में भी कोई कमी कहीं हो रही है, हम लोग उसके लिए भी उनको दोषी ठहराएंगे। लेकिन राज्यों की एक लिमिट है, उनके पास साधन संसाधन केंद्र सरकार को चला है, वो दे ही नहीं रही है। वैक्सीनेशन की बात आप देख लीजिए, हम छोड़िए कांग्रेस शासित राज्यों की। उत्तर प्रदेश में कितना वैक्सीन दिया गया, कितने लोगों को वैक्सीन मिला, ऑक्सीजन की क्या हालत है, लखनऊ कैपिटल है, स्टेट कैपिटल, क्या स्थिति है। वैभव जी यहाँ पर जवाब देना चाहते हैं, वहाँ क्या हाल है? वैभव जी देखिए शुक्ला जी,
क्योंकि अजय जी ने राजनीति करने की ठान ही ली है देशवासियों के मृत्यु पर। देखिए कांग्रेस का तो हिस्ट्री है ना, कांग्रेस हमेशा लोगों की मृत्यु पर राजनीति करती आई है और करती रहेगी। कांग्रेस का बस चले तो अभी तक तो देश में इमरजेंसी लगाकर देश का पैसा गटक जाते हैं। तो राजनीति करनी है ना तो मैं करता हूँ राजनीति, ठीक है। तो अब मैं कांग्रेस से पूछूं कि महाराष्ट्र क्या उसमें से कलश में से निकला हुआ है। पंजाब में मौतें नहीं हो रही, पंजाब में बहुत सारी ऑक्सीजन है। पंजाब में पंजाब सरकार ने क्या उखाड़ लिया, ठीक है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने क्या उखाड़ लिया, किसी और प्रदेश में किसी और सरकार ने क्या उखाड़ लिया। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी इनकी बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, ममता वेस्ट बंगाल में क्या उखाड़ लिया, वहाँ पे तो राजनीतिक मर्डर हो रहे हैं, क्या उखाड़ लिया। अब जहाँ तक फाइन करने की बात है, राहुल गांधी तो बिल्कुल नमूने हैं। राहुल गांधी तो मास्क पहन के घूम रहे थे सारे टाइम, है ना। फाइन केवल प्रधानमंत्री को होना चाहिए या होम मंत्री को होना चाहिए। राहुल गांधी प्रियंका गांधी तो बिल्कुल राहुल गांधी से और वही पहुंच जाते हैं लोग। यही इनका भावना है, यही इनका भावना। मैंने तो आपको बोला में कितना नाटक कर रहे थे, ये बड़े संवेदनशील हैं, मैं बहुत वो हैं, और देखिए अब क्या हो गया। आपको शर्म आनी चाहिए, आप राजनीति कर रहे हैं लोगों की मृत्यु पर, क्योंकि कांग्रेस आज तक राजनीति करती आई है लोगों की मृत्यु पर। मैं मछली बाजार नहीं करने दूंगा, आपकी आवाज को नहीं दबा सकते। आप मछली बाजार बना रहे हैं, आप इसी देर वही बता दिया आपने, आप लोगों की मृत्यु पर राजनीति बना रहे थे। आपको कभी राजनीति नहीं करने दूंगा देशवासियों की मृत्यु पर। और आप देखें दिखा रही है, आप इतने आप सफाई का कोई मतलब नहीं है, पूरा देखने के लिए आपको क्या क्या कर रहे हैं। शुक्ला जी बताइए, आप आपके सामने जोड़ रहा हूं, मैं कांग्रेस आपकी बात नहीं गिरा मछली बाजार का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड ना अजय जी, एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड ना। लाइन होने रहा आपके चैनल पर। हाँ, तो उनकी बात तो आ जाने देती, अब वो उनकी आधी बात समझ में नहीं आई। इसलिए नहीं आने दी कि वो गलत शब्द वर्ड गलत यूज कर रहे हैं। राष्ट्रीय चैनल के लिए कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा वर्ड। तो उसके लिए खुद जिम्मेदार है ना, क्या गलत उसके लिए वो फिर खुद ही जिम्मेदार होंगे ना। यही भाजपा का क्या गलत, वो उनका व्यक्तिगत बयान है ना। आ रही है, नहीं आ रही है, आप बोल रहे हैं। अरे कम से कम शुक्ला जी उससे पूछिए ना, ये नहीं उखाड़ लिया, बताइए ना क्या उनको आपके जो आपने बार बार शब्द का इस्तेमाल किया कि क्या उखाड़ लिया, उनको आपत्ति उस पर ज्यादा हुई है। नहीं तो मैंने ठीक है, मुद्दे पर आते हैं ना, ठीक है। क्षमा मांगिए, जवाब दीजिए ना, क्षमा मांगिए। क्या आप हिम्मत रखते हैं अपनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को बोलने के लिए? कांग्रेस के नेता कल चाहते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी के। आप गांधी परिवार के पीछे पूछ ला के सकते, हम नरेंद्र मोदी के पीछे पूछ ला के नहीं सकते। चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए ना वैभव जी, ठीक है, गुस्सा छोड़ दीजिए। अब आगे आपकी क्या तैयारियां हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आपसे विस्तार से जानकारी मांगी है कि तीसरी लहर आ सकती है। आपको किस तरह से विस्तार से तैयारियां करने की जरूरत है, और आप प्राइम न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे जिससे कि वो अपने आप को भी सुरक्षित रख पाएं और अपने समाज को भी सुरक्षित रख पाएं? आपकी अपील क्या है? देखिए, पूरी डिबेट में मैंने कोशिश करा, ना मैं किसी व्यक्तिगत इंसान का नाम लूं, ना मैं किसी दल का नाम लूं, ना मैं किसी प्रदेश का नाम लूं। मैं एक राजनीतिज्ञ होने के नाते देश का प्रतिनिधित्व करता हूं, और अगर देश 150 करोड़ लोगों का देश है तो जनता के प्यार से मैं ऊपर के 1000-1500 लोगों में आता हूं, क्योंकि मैं देश में प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता ने मुझे प्यार दिया और मैं उनके कहने पे ऊपर बैठता हूं। लेकिन क्या होता है ना, जब ऐसे नाजुक मुद्दों पर राजनीति शुरू हो जाती है, राजनीतिक दल राजनीति करके अपनी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं, तो इसमें उन्हीं का चेहरा एक्सपोज होता है। और दिक्कत ये होती है कि अच्छी बातों को आदमी छुपा जाता है। मेरे से ज्यादा ग्लानि इस समय जनता के सामने नहीं हो सकती कि मैंने बोला कि यदि कमियां रही हैं तो हम उन कमियों को पूरा करेंगे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की फटकार आई है, मैंने आपके साथ एक रिव्यू किया, हमारा जो लर्निंग था और हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है, और प्रतीक जी से भी मैंने धन्यवाद दिया और उनसे माफी मांगी कि यदि कोई कमी रह गई तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकारें रोड़ा अटकाती हैं और उससे राजनीति करती है। कोई बात नहीं, मैं इसमें राजनीति नहीं करूंगा। मैं अपना राज्य का धर्म
निभाऊंगा और मैं किसी को भी राजनीति करने के लिए नहीं प्रेरित करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको रोकूं। तो बात बड़ी सिंपल है। इस समय जाने जा रही हैं ग्राउंड पे और उनको कैसे रोका जाए, हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं उनका कैसे ध्यान रखा जाए। बात बड़ी दो टूक मुद्दे की है और इसके अंदर मेरा जो टेक है वो बड़ा सिंपल है कि सरकार ने बहुत कुछ सीखा है। सरकार आपके सुझावों का इंतजार नहीं करती है, सरकार आपके सुझावों को सुन रही है। केंद्र सरकार मोदी के नेतृत्व में बिल्कुल आंख कान नाक तीनों चीजें खुले रखे हुए हैं और जैसे जैसे परेशानियां आ रही हैं वैसे वैसे सरकार पूर्णतः कोशिश कर रही है आगे बढ़कर जनता को मदद करने में। और मेरी एक छोटी सी विनती ये रहेगी कि आप भी मास्क लगा के रहें और अपने आसपास किसी को देखें तो ना कचरा फेंकने पे उनको बोले और मास्क लगाने के लिए बोले, एक नहीं 2 मास्क लगाने के लिए बोले। 5 रुपए का मास्क आता है, 2 रुपए का मास्क आता है, कृपया कर वो लगा के रखें और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें, अपने परिवार को प्रेरित करें और कुछ समय के लिए हो सके तो घर में दुबक लीजिए। सारा परिवार के साथ ये समय आप बिता रहे हैं, इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा एक दूसरे को जानने का। नहीं तो रोज की भागा दौड़ी में कहाँ कोई इसका समय बिताता है। और शुक्ला जी, आपके पत्रकारों को, बंधुओं को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप खबर हम सबको पहुंचाते हैं, जनता को जागरूक रखते हैं। मेरे ख्याल से सरकार इससे ज्यादा ग्लानिपूर्वक जनता के सामने हाथ जोड़कर नहीं बोल सकती कि जनता हम आपके साथ हैं, बताइए क्या करना है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो राजनीति कर रहे हैं उनको सिरे से खारिज कर दो, मत सुनो उनकी जो राजनीति कर रहे हैं, आप केवल और केवल अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करो। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी ने बेबाकी से अपना यहाँ पर पक्ष रखा है, अपनी तर्कपूर्ण पक्षों की मदद से यहाँ पर जनता को समझाने का प्रयास किया है। डॉक्टर प्रदीप ने भी अपनी अहम भूमिका यहाँ पर निभाई, लोगों को समझाया कि किस तरह की सावधानी उनको बरतने की जरूरत है। डॉक्टर अजय उपाध्याय ने भी तमाम ऐसे पक्ष उजागर किए जो कि सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही वैभव जी ने भी जिस तरह की तैयारी हो सकती है, जो तैयारी चल रही है और या जिस तरह के यहां पर मदद की जरूरत है सरकार को, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में जिस तरह के संबंध की जरूरत है उसके बारे में विस्तार से जहां पर चर्चा की है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बहस का हिस्सा बनने के लिए। प्राइम न्यूज के जो भी दर्शक हैं, जो भी हमको देख रहे हैं, कृपया अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क को लगाकर रखिए, हाथों को समय समय पर धुलते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर की बात की जा रही है, निश्चित रूप से पूरा देश एक बार फिर से कोरोना की चपेट में और भी व्यापक रूप से आ सकता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस चैन को हम तोड़ें और लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।